Today's video we will going to discuss about the George William Frederick Hegel. Not only that, we will also focus on his biographic speech along with the theory which he presented on the concept of freedom. So basically आप wonder हो रहे होंगे कि why in the sociological page I am providing the ideas of the Hegel. Basically Hegel is a very important thing. Although he is not a sociologist, he was in fact a philosopher, but his ideas really influenced many sociologists. ठीक है? तो ये चीज याद रखिएगा कि स्पेसिफिकली जो बहुत सारे थिंकर्स हैं सोशियोलॉजी के अंदर उनके जो आइडियाज है हीगल से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कार्ल मार्क्स आ जाते हैं। इसके अलावा आपके पास मैक्स वेबर भी आ जाते हैं, जर्गन हैबरमास भी आ जाते हैं, बहुत सारे अदर थिंकर्स आ जाते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि इन तमाम थिंकर्स जो कि मैंने भी मेंशन किए सोशियोलॉजिस्ट जो है उनको जानना है तो सबसे पहले हीगल के कंसेप्ट्स का आइडिया होना चाहिए कि हीगल ने कौन कौन से कंसेप्ट्स प्रोड्यूस किए, हीगल कौन से आइडियाज को ज्यादा फोकस करता था और यही आइडियाज किस तरह से दीगर सोशियोलॉजिस्ट को अफेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली एक जर्मन फिलोसोफर था, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। नॉट ओनली दैट, बल्कि ये जो है 27 अगस्त 1770 को बोर्न हुए थे। इनके वर्क्स ने बहुत सारे थिंकर्स को इन्फ्लुएंस किया। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कार्ल मार्क्स आ जाते हैं, इसके अलावा डेवी फ्योरबैक, रसल एंड बहुत सारे अदर थिंकर्स। साथ ही साथ जो इनके वर्क्स हैं उसमें साइकोलॉजी, स्टेट, हिस्ट्री, आर्ट, रिलीजन और फिलोसफी को डील किया गया है। इनके वर्क्स के अंदर सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर है, दैट इज ऑफ आइडियाज, माइंड एंड इसकी स्पिरिट। इन तमाम चीजों के ऊपर फ्रेडरिक हीगल ने अपने जितने भी कांसेप्ट्स हैं वो डेवलप किए हैं। नॉट ओनली दैट, इन्होंने प्रोग्रेशन का भी आइडिया दिया व्हिच इज अबाउट द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंसान किस तरह से अपने बारे में, अपने इर्द गिर्द के माहौल के बारे में अंडरस्टैंडिंग हासिल करता है, इस तरह से उसको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मिलती है। सॉरी, तो ये चीजें उन्होंने डिफाइन की है विद हिज प्रोग्रेशन आइडिया। अगर हम इनके फेमस वर्क्स या आइडियाज की बात करें तो सबसे पहले समझ लें कि इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज और कांसेप्ट्स को डेवलप किया। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें है डायलेक्टिक आइडिया। बेसिकली ये ऐसा वर्क है जिसके लिए सबसे ज्यादा जाने जाने की है। डायलेक्टिक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टू कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज आपस में इस तरह से डेवलप होती हैं या इस तरह से जो है हम कह सकते हैं ऑपोजिशन में आती है कि न्यू ऐसा आइडिया क्रिएट होता है जो कि क्लासमेट्स क्रिएट करता है। तो बेसिकली अगर आप प्रायर कोई आइडिया रख लें उसकी लिमिटेशंस को देखते हुए एक न्यू आइडिया डेवलप करते हैं और जब इन दोनों के दरमियान कॉन्ट्रडिक्शंस को रिजॉल्व करने की कोशिश करें तो एक न्यू आइडिया डेवलप होता है और इस तरह से एक डायलेक्टिक प्रोसेस चलता रहता है। यानी कि इंसान के जो मेंटल विकास के प्रोसेस है वो इसी डायलेक्टिक प्रोसेस से होकर एडवांस स्टेजेस को लीड करता है। अनदर इंपॉर्टेंट कांसेप्ट जो कि एसोसिएट किया जाता है वो फिलॉसफी ऑफ स्पीच में ही प्रोग्रेशन का आइडिया भी उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था असल में हमारी थिंकिंग के अंदर जो प्रोग्रेशन नजर आती है होती है सॉरी वो हिस्ट्री के अंदर डेवलपमेंट का बात है। जो हमारी हिस्ट्री दिख रही है आपको और अभी भी जो प्रेजेंट सिनेरियो दिख रहा है वो जो है हमारी थिंकिंग के अंदर डेवलपमेंट की वजह से अपर होती है। यानी कि उन्होंने इसके लिए कोट को भी यूज किया था। उन्होंने कहा था कि द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज नन अदर देन द प्रोग्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ फ्रीडम। तो आपकी कॉन्शियसनेस में क्या आ जाना, प्रोग्रेशन आ जाना, यही एक तरह से हिस्ट्री में डेवलपमेंट का पार्ट बनता है। अनदर इंपॉर्टेंट कांसेप्ट इसके लिए जाना जाता है वो यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स। कहते हैं कि भाई ऑपोजिट्स का मौजूद होना ये कोई प्रॉब्लम नहीं है बल्कि ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो जब दो चीजें ऑपोजिटली एग्जिस्ट कर रही होती हैं या एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं तो उससे ये होता है कि इनके कॉन्ट्रडिक्टरी रिलेशनशिप का पता चलता है और इससे एक न्यू कंसेप्ट डेवलप होता है। तो ये सारे इंटर रिलेटेड आइडियाज है जो कि हीगल से एसोसिएट। उनके बहुत सारे वर्क्स एंड पब्लिकेशन है। सबसे इम्पोर्टेंट जो उन्होंने वर्क लिखा है वो है फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट के नाम से, जो कि 1807 में लिखा। इसके अलावा इन्होंने साइंस ऑफ लॉजिक के नाम से भी एक किताब लिखी जो कि मुख्तलिफ एरियाज में पब्लिश हुई, स्पेसिफिकली उसके मुख्तलिफ एडिशंस थे। इसी तरह इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंसेज 1816 में लिखी एंड लास्ट में इन्होंने एलिमेंट्स ऑफ फिलोसफी ऑफ राइट के नाम से एक बुक लिखी थी जो कि 1822 में लिखी। इट वाज द लास्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम हिज साइड। अब आ जाते हैं इनकी थ्योरी ऑफ फ्रीडम के ऊपर which is a major and essential place within his philosophy. बेसिकली हीगल के प्रीवियसली मैंने बता दिया बहुत सारे आइडियाज हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि उन्होंने डायलेक्टिक का कंसेप्ट भी प्रोड्यूस किया, उन्होंने यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स के ऊपर भी बात की, उन्होंने फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री के ऊपर भी बात की। साथ ही साथ उन्होंने फ्रीडम के कंसेप्ट को भी डिफाइन किया और फ्रीडम का कंसेप्ट इनकी इस फिलोसफी में एक सेंट्रल कंसेप्ट रखता है। बेसिकली वो कहते हैं कि फ्रीडम का मतलब मैं ये नहीं लेता कि जो एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स हैं उसके एब्सेंस को मैं फ्रीडम करार नहीं दूँ। सपोजली आप किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, वहाँ किसी किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशन ना हो तो वो कहते हैं कि मैं उसको फ्रीडम का नाम नहीं दूँ। फ्रीडम इज समथिंग एल्स। फ्रीडम इज एक्चुअली सेल्फ रियलाइजेशन। मीन्स ये कि फ्रीडम क्या होती है, एक तरह से सेल्फ रियलाइजेशन होती है या हमारी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होती है जो कि हम डेवलप करते हैं व्हाइल लिविंग इन द सोसाइटी। पहले इसमें क्या होता है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बारे में एक अंडरस्टैंडिंग हासिल करते हैं कि हम क्या हैं। फिर सेकंड हम अपनी सोसाइटी में अपनी प्लेस को जानने की कोशिश करते हैं और इस तरह से हमें सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने में और उनके बनाए हुए रूल्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग आती है। और जब हम इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं फिर हम इस तरह से काम करते हैं कि वो ग्रेटर गुड को लीड करता है। ठीक है,
तो बेसिकली वो कहता है कि फ्रीडम का मतलब ये मत लें कि रूल्स और रेगुलेशंस का ना होना वो फ्रीडम है। असल में रूल्स एंड रेगुलेशन ही फ्रीडम है, इन अ सेंस कि फ्रीडम एक तरह से रेशनैलिटी को अटेन करने का एक जरिया है। ठीक है, जब आपके ऊपर सोसाइटी के अंदर कंस्ट्रेंट्स लगते हैं तो आप क्या करते हैं, आप सोसाइटल वैल्यूज के अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेते हैं, अपने एक्शंस को शो करते हैं। इससे क्या होता है कि सोसाइटी के अंदर एक तरह से बेनिफिशियल रिजल्ट्स आते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, और ये फ्रीडम का माइंड होता है। अगर सोसाइटी में हर एक को मदर सरी आजाद छोड़ दिया जाए तो इवेंचुअली वो सोसाइटी में क्योस लेकर आएगा, ना कि फ्रीडम कॉज करेगा। कहता है फ्रीडम इस तरह से अटेन की जाती है कि सोसाइटल वैल्यूज के मुताबिक अपने आप को डालना और इस तरह से काम करना कि वो ग्रेटर गुड को लीड करे। नॉट ओनली दैट, उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ फ्रीडम के अंदर स्टेजेस ऑफ फ्रीडम का भी जिक्र किया है। वो कहते हैं कि 3 तरह की फ्रीडम्स को मैं डिफाइन करता हूँ। पहली है सब्जेक्टिव फ्रीडम। सब्जेक्टिव फ्रीडम आपकी पर्सनल चॉइसेस से होती है। सपोजली आप किसी स्पेसिफिक एरिया को स्टडी करना चाहते हैं, आप किसी स्पेसिफिक डिसिप्लिन में जाना चाहते हैं, सपोजली लॉ को परस्यू करना चाहते हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो ये आपकी सब्जेक्टिव फ्रीडम है। ऑन दी अदर हैंड ऑब्जेक्टिव फ्रीडम ये होगी कि जब आप किसी इंस्टीट्यूशन में एंटर हो जाएंगे तो वहाँ मौजूद जितने भी रूल्स हैं आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि अपनी सब्जेक्टिव फ्रीडम को परस्यू करने के लिए आपने ऑब्जेक्टिव फ्रीडम का सहारा लेना है। वहाँ अपने सोसाइटी जो भी उस इंस्टीट्यूशन के रूल्स हैं उसको फॉलो करना है। जब आप ये कर लेते हैं और आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, फिर एब्सोल्यूट फ्रीडम का फैक्टर आ जाता है, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, एथिकल वैल्यूज के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कर देते हैं। यानी कि जब आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं फिर आप ओवरऑल सोसाइटी को बेनिफिट करते हैं। सपोजली आप डॉक्टर बन चुके हैं, अब आप पूरी सोसाइटी को कम्युनिटी वेलबींग के लिए काम करेंगे, तो यहाँ क्या आपने एब्सोल्यूट फ्रीडम को अटेन कर लिया है। तो ये 3 स्टेजेस है कि पहले आपकी पर्सनल विल होती है, फिर आप वो ऑब्जेक्टिव फ्रीडम की तरफ जाते हैं, देन एब्सोल्यूट फ्रीडम की तरफ जाते हैं, और ये तीनों ही रिलेटेड आइडियाज हैं। यानी कि जब आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में एक हार्मनी डेवलप कर लेते हैं तब जाके आप एब्सोल्यूट फ्रीडम को लीड करते हैं। नॉट ओनली दैट, ये याद रखिएगा कि इसको हम इस तरह से भी एग्जाम्प्लीफाई कर सकते हैं कि सपोजली आपने किसी वी कैन से कि ड्राइव करके किसी एरिया की तरफ जाना है। ठीक है, वहाँ आपके पास 2 रूट्स है, एक बहुत आसानी से आपको पहुंचा सकता है और दूसरा थोड़ा मुश्किल रूट है। तो आप क्या करेंगे, आप अपनी पर्सनल फ्रीडम से उस रूट को सिलेक्ट करेंगे जो कि इजीली आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है, तो वहाँ सब्जेक्टिव फ्रीडम। लेकिन जब आप ड्राइव करेंगे तो वहाँ आप सोसाइटल और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे, तो वहाँ ऑब्जेक्टिव फ्रीडम का फैक्टर आ जाता है। फिर जब आप ड्राइव करते हैं तो आप दूसरों को भी मद्देनजर रखें कि दूसरों आपकी ड्राइविंग से दूसरों को नुकसान ना हो, तो इवेंचुअली आप एब्सोल्यूट फ्रीडम को भी फॉलो कर रहे होते हैं। तो इस तरह से फ्रीडम एप्लीकेबल होती है। तो फ्रीडम क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन को अटेन करने का एक जरिया है। साथ ही साथ फ्रीडम को अटेन करने के लिए हमारा डायलेक्टिक प्रोसेस से होकर गुजरना भी जरूरी है, जो कि मैंने पीछे मेंशन किया कि कॉन्ट्राडिक्टरी वैल्यूज का एक साथ इस तरह से डेवलप हो जाना कि वो न्यू आइडिया को डेवलप करे, इस तरह से आपके अंदर रेशनैलिटी और डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, वो भी फ्रीडम का बायस बनता है। देन फ्रीडम एंड एथिकल लाइफ की बात की जाए तो एथिकल लाइफ आपकी वो सोसाइटल वैल्यूज होते हैं। जब आप सोसाइटल वैल्यूज को सीखने शुरू कर देते हैं तो आपको फ्रीडम की अटेनमेंट होने लग जाती है। तो ये सारे रिलेटेड आइडियाज है जो कि फ्रीडम से एसोसिएटेड है। तो याद रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू हीगल फ्रीडम ये नहीं है कि आउटसाइड जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं उनसे आज़ादी या उनका ना होना ये फ्रीडम है, बल्कि इनका होना, कंस्ट्रेंट्स का होना ही फ्रीडम होता है। वो इसलिए क्योंकि आप अगर फुली आपको आज़ाद छोड़ दिया जाएगा तो सोसाइटी में क्योस आएगा, डिसऑर्डर कॉज होगा, और लिहाजा अगर फ्रीडम को लेकर आना है तो इवेंचुअली उसका ये मतलब है कि आपने अपनी सोसाइटी के अंदर पहले अपने आप को जानना है, फिर आपने रैशनल होना है, सोसाइटल वैल्यूज को सोचते हुए एक्ट करना है, और फिर जब आप ऐसे एक्ट करें कि आपकी पूरी सोसाइटी उससे बेनिफिट हासिल करे, इसको कहते हैं फ्रीडम। फ्रीडम इज नॉट अबाउट एब्सेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।